हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एक्सेल स्टडी। आज की क्लास का टॉपिक आपने देख ही लिया होगा, टाइटल विच इज़ साइकोलॉजी ऑफ जेंडर। अब ये एक फील्ड है जो जेंडर और उससे रिलेटेड टॉपिक्स को समझने में हमारी मदद करती है। इस फील्ड में हम पढ़ते हैं, इसको आप एक टॉपिक भी कह सकते हो कि जिसको हम एक साइकोलॉजी के एक ब्रॉडर सब्जेक्ट के अंडर में एक टॉपिक आता है जिसको हम पढ़ते हैं। बट अगर हम इसको स्पेसिफिकली डिटेल में पढ़ते हैं तो ये अपने आप में एक पूरी अलग फील्ड बन जाती है साइकोलॉजी की। एंड इसके ऊपर मोटी मोटी बुक्स वगैरह भी छाप रखी हैं अच्छी खासी। तो इसका मतलब ये एक बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और एक इसको हम कहते हैं कि ये एक इंटर डिसिप्लिनरी एरिया है। मतलब इसमें साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, बायोलॉजी, कल्चर, मतलब ये सारी चीज़ों का कुछ ना कुछ एस्पेक्ट, थोड़ा थोड़ा कंपोनेंट इसमें हमें मिल जाता है। इन सब के मिक्स से हम इस एक फील्ड को बनाते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। अब इसमें साइकोलॉजी कहाँ पर आती है? साइकोलॉजी की डेफिनेशन हमने आज तक क्या पढ़ी है कि साइकोलॉजी में हम बिहेवियर्स को पढ़ते हैं, थॉट्स को पढ़ते हैं, लोगों के बिहेवियर्स को पढ़ते हैं, मेंटल प्रोसेसेस को पढ़ते हैं। अब यहाँ पर साइकोलॉजी ऐसे आती है कि इसमें हम जेंडर के हिसाब से, मतलब लोग अपने आप को क्या समझते हैं, कैसे समझते हैं, क्या अपने बारे में फील करते हैं, ये सारी चीज़ें हम समझते हैं। और हम ये देखते हैं कि कैसे ये जो भी जेंडर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं हमारे, वो कैसे हमारे थॉट्स को, हमारे बिहेवियर को, हमारे इमोशन को हमारे डेली लाइफ में छोटे छोटे हम सिचुएशंस में देख सकते हैं, कंडीशंस में देख सकते हैं कि कैसे अफेक्ट करती है, कैसे शेप करती हैं। ये जेंडर का एक जो टॉपिक है, तो हम ये सारी चीज़ें आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, जो भी टॉपिक्स इसके अंदर आते हैं। जैसे जेंडर रोल हो गया, जेंडर आइडेंटिटी हो गया, जेंडर स्टीरियोटाइप्स हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसी फील्ड साइकोलॉजी ऑफ जेंडर की फील्ड में हम लोग पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास के साथ। जब कोई बच्चा जन्म लेता है धरती पे, तो सबसे पहला सवाल जो किया जाता है उसके बारे में वो क्या रहता है कि लड़का हुआ है या लड़की हुई है। तो ये जो लड़का लड़की क्या हुआ है, इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल सेक्स। यानी जिस वक्त पर, बर्थ के वक्त पर बच्चा जिस भी चाहे वो मेल कैटेगरी में चाहे फीमेल कैटेगरी में, इन दोनों में से जिस कैटेगरी में वो आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उसके बायोलॉजिकल फीचर्स के बेसिस पे, उसकी बॉडी के बेसिस पे, उसको देखकर ही डॉक्टर कैसे बताता है लड़का हो या लड़की? देख कर ना, उसके बायोलॉजिकल फीचर्स को, उसके बॉडी को। तो जिस तरीके से उसकी बॉडी होती है, उसी के बेसिस पे जो बताया जाता है कि वो बच्चा मेल है या फीमेल है, इसको हम कहते हैं उसका बायोलॉजिकल सेक्स। लेकिन मैम, हम लोग ने तो फॉर्म भरते समय देखा है कि जहाँ पर ये मेल और फीमेल हम लोग फिल करते हैं, उस पर हेडिंग पड़ी रहती है जेंडर की। तो फिर मैम, वहाँ पे सेक्स तो हेडिंग नहीं पड़ी रहती, तो फिर ये जेंडर क्या होता है? मैंने कहा सही है। जेंडर भी हम लोग देखते हैं कि फॉर्म्स वगैरह में जनरली जेंडर वर्ड का यूज़ होता है, जहाँ पर आप ये मेल, फीमेल, ये तरीके से ट्रांसजेंडर एक होता है। तो इस तरीके से जहाँ पर लोग अपनी आइडेंटिटी बताते हैं कि वो किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। लेकिन यहाँ पर मेन डिफरेंस क्या है? जेंडर में जो है वो बेसिकली बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट से मिलकर के ये एक वर्ड, एक टर्म बना हुआ है। जब हम किसी के जेंडर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम उससे रिलेटेड 3 ऐसे बेसिक टॉपिक्स हैं जिनके बारे में बात कर रहे हैं। वो क्या टॉपिक है? जेंडर रोल्स, जेंडर आइडेंटिटी एंड जेंडर एक्सप्रेशन। और जिस जिस भी बेसिस, मतलब जिस भी जेंडर को हम जो कह रहे हैं, उसका जेंडर जो उसे बता रहे हैं, उसमें इन तीनों का रोल ज़रूरी है। बिना इन तीनों को स्पेसिफाई किए हम किसी का भी जेंडर नहीं बता सकते। ठीक है। अच्छा, एक डिफरेंस ये होता है कि जो बायोलॉजिकल सेक्स होता है उसमें 2 ही कैटेगरीज होती हैं, या तो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। बट जेंडर में कई सारी कैटेगरीज होती हैं। वो कैसे होती हैं ये हम लोग आगे समझेंगे। तो जेंडर में बेसिकली रोल्स, बिहेवियर्स, एक्टिविटीज़ और एक्सपेक्टेशंस भी बताई जाती हैं सोसाइटी की, कि किस तरीके से एक इंसान को बिहेव करना है, सोसाइटी में रहना है, उसका क्या आचरण होना चाहिए। ठीक है। तो ये जो है वो आपका हो जाता है पूरा एक, ये सारे एस्पेक्ट्स मिला के बनता है जेंडर हेडिंग, एक जेंडर। ठीक है। अच्छा, अब हमने कहा कि मैम, आपने कहा कि जेंडर रोल होता है, जेंडर आइडेंटिटी होता है और जेंडर एक्सप्रेशन होता है। तो ये क्या होता है तीनों? मैंने कहा देखो, जेंडर रोल क्या होता है? Gender roles are societal expectations that dictate what behaviors, attitudes and tasks are appropriate for each gender. ठीक है। यानी सोसाइटी में रहने के लिए फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स एक सेट ऑफ कंडक्ट है। मतलब एक जो जिस तरीके से, जो एक सही तरीका है कि उनको किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, सोसाइटी कैसे एक्सपेक्ट करती है कि उन्हें कैसा बिहेवियर रखना चाहिए, उसे हम कहते हैं जेंडर रोल्स। यानी दोनों ही हर तरीके के, हर जेंडर के लोगों के लिए एक सेट ऑफ कंडक्ट है जो उनको बताया जाता है कि आपका इस तरीके से सोसाइटी में रहना सही होगा या सही माना जाएगा। ठीक है। मतलब उनको किस तरीके का एटीट्यूड रखना है, उनको कैसा बिहेव करना है, क्या उनको करना है, क्या नहीं करना है, ये सब हमें समाज बताता है। और अगर उससे हट के आप कोई काम, कोई भी अपने जो सेट ऑफ एक उनका सही अप्रोप्रिएट कंडक्ट है, उससे हट के अगर आप कोई काम करेंगे, तो आपको कहा जाएगा कि आप अपने जेंडर रोल्स के खिलाफ
काम कर रहे हैं। अब ये रोल्स बनाए कैसे जाते हैं? ये रोल्स जो है वो सीधे सीधे हमारे समाज के दकियानूसी लोगों द्वारा बनाए गए हैं कि मतलब समाज ही डिसाइड करता है कि किस तरीके से किसको बिहेव करना है। मतलब लड़के को बाइक चलाना अलाउड है बट लड़कियां बाइक नहीं चला सकती हैं। ये एक जेंडर रोल माना गया है कि लड़कियों को बाइक नहीं चलाना चाहिए। क्यों नहीं चलाना चाहिए? ये लोग कल्चर के, सोशल नॉर्म्स के और इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे ये सिर्फ एक सेट ऑफ रूल्स बना दिए गए हैं और इनका कोई ऐसा एक कोई एविडेंस नहीं है कि हाँ ये सही है या गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ बना दिए गए हैं। इनमें चेंजेस भी आ सकते हैं वक्त के साथ साथ। जैसे जैसे हमारी सोच बढ़ेगी, अच्छी होगी, बेटर होगी, लोग ज़्यादा अवेयरनेस आएगी लोगों के अंदर, ये बदल भी सकते हैं। नेक्स्ट मैंने टर्म बोला जेंडर आइडेंटिटी। जेंडर आइडेंटिटी क्या है कि किस तरीके से लोग अपने आप को क्या समझते हैं, वो अपने बारे में क्या फील करते हैं, इसको हम कहते हैं जेंडर आइडेंटिटी। मतलब अब दिस इज़ अ पर्सनल कंसेप्शन ऑफ वन सेल्फ कि आप अपने आप के बारे में कैसा फील करते हो। हाउ डू यू फील फेमिनिन और यू फील मैस्कुलिन। तो ये लोग अपने फीलिंग्स के बेसिस पे उनकी जेंडर आइडेंटिटी डिसाइड होती है। सेक्स अलग चीज़ होती है, वो उनका फिक्स्ड है कि वो बर्थ के वक्त पे उनकी जो बॉडी थी वो कैसी थी, वो एक मेल की पाई गई थी या एक फीमेल के, उनके जो बायोलॉजिकल फीचर्स थे और वो सेट है। बट जेंडर आइडेंटिटी जो है वो लोग खुद डिसाइड करते हैं। कैसे? देखो, ये एक पर्सनल, पहला तो ये एक पर्सनल एक्सपीरियंसेस है कि मतलब लोग अपने बारे में कैसा सोचते हैं वो जो है वो डिसाइड करते हैं। इसमें इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जब पैदा हुए थे तो उनको मेल या फीमेल क्या डिक्लेयर किया गया था, या वो कैसे लोगों को कैसे दिखते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ अपने बारे में क्या फील करते हैं वो फ़र्क पड़ता है। अब इसमें कई कैटेगरीज होती हैं। देखो, सबसे पहली कैटेगरी इसमें क्या होती है? सिसजेंडर। सिसजेंडर मतलब जहाँ पर बायोलॉजिकल सेक्स एक बच्चे का जब वो पैदा हुआ था और उसकी जेंडर आइडेंटिटी यानी बड़े होकर उसने अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट किया, कैसे प्रेजेंट किया, अपने बारे में क्या अपनी आइडेंटिटी बनाई, वो सेम होते हैं। जैसे अगर जब कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसे हमने कहा कि वो एक मेल पैदा हुआ है यानी एक बॉय, ठीक है। बट जब वो बड़ा बड़ा हुआ और थोड़े टाइम बाद जब वो समझदार हुआ तो उसने अपने आप को एज अ वुमन आइडेंटिफाई किया, बिकॉज वो एक उसका बिहेवियर जो था वो फेमिनिन था, उसको अपने अंदर कुछ फेमिनिन क्वालिटीज़ लगती थी या उसको ज़्यादा प्रेफर करता था, तो वो एज अ वुमन दुनिया में, समाज में रहना प्रेफर करता था। तो वहाँ पर इसको हम कहेंगे सिसजेंडर। ट्रांसजेंडर होता है जहाँ पर पर्सन की सॉरी मैंने जो ये बताया ये ट्रांसजेंडर की बात है, जहाँ पर वो एज अ मेल मतलब बायोलॉजिकल सेक्स उनका और जो उनकी जेंडर आइडेंटिटी है वो चेंज हो जाती है। यानी वो मेल पैदा हुआ बट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर फ्यू ईयर्स उसने अपने आप को एज अ फीमेल आइडेंटिफाई किया, ठीक है। बट सिसजेंडर वो होता है जहाँ पर आपका बायोलॉजिकल सेक्स भी सेम हो और आपका जो जेंडर आइडेंटिटी है वो भी सेम हो। यानी जो हम लोग नॉर्मल लोग हैं, वी ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सिसजेंडर, वेयर हम लोग अगर मैं फीमेल थी, बचपन में पैदा हुई थी, तो मैं अब भी फीमेल की ही लाइफ लीड कर रही हूँ। एक सारे मेरे जो मेरी चॉइसेस हैं, मेरा बिहेवियर है, मेरे एटीट्यूड्स हैं, सब फेमिनिन है पूरे, ठीक है। और अगर आप क्या हो, आप मेल, आपको आइडेंटिफाई किया गया था एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो आप अभी भी एक मेल मैस्कुलिन लाइफ लीड कर रहे हो, दैट इज सिसजेंडर। ट्रांसजेंडर हमने समझ लिया। नॉन बाइनरी होता है वो कैटेगरी जो लोग ना ही मेल की कैटेगरी में आते हैं ना फीमेल कैटेगरी में आते हैं। मतलब जब उनको मतलब वो पैदा हुए रहे होंगे तो उनको एक कोई कैटेगरी प्रोवाइड की रही होगी, बट जो कि उनका बायोलॉजिकल सेक्स कहलाएगी। बट जेंडर आइडेंटिटी जो है वो बायोलॉजिकल सेक्स पे डिपेंड नहीं करती है, वो कुछ भी हो सकती है। तो ये लोग ऐसे होते हैं, नॉन बाइनरी लोग ऐसे होते हैं जो ना खुद को मेल के तौर पर दिखाना चाहते हैं ना खुद को फीमेल के तौर पर दिखाना चाहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट होता है जेंडर फ्लूइड। जेंडर फ्लूइड मतलब जो लोग कभी मेल बन जाते हैं कभी फीमेल बन जाते हैं। मतलब उनको कभी कभी एज अ मेल जीने का मन करता है, ठीक है, और कभी कभी उनको एज अ फीमेल जीने का मन करता है। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी आइडेंटिटी ही चेंज कर दी, मतलब पूरा का पूरा उन्होंने अपने आप को लड़का ही बना लिया। तो इसके लिए वो लोग क्या कर सकते हैं, अपने अंदर कुछ मेडिकल इंटरवेंशन करवा सकते हैं, जिसके मतलब कुछ मेडिकल चीज़ें होती हैं जिसके बेसिस पे लोग अपने जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। आपने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आज के टाइम में देखे होंगे जहाँ पर समवन वॉज बॉर्न एज अ गर्ल बट दे वॉन्टेड टू बी अ मैन और बिकम अ बॉय, तो उन्होंने क्या किया, जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन अपना करवा लिया और वो लड़के बन गए। तो उनके बायोलॉजिकल फीचर्स में भी चेंजेस आएंगे। तो वो करवाने के लिए उनको एक मेडिकल फील्ड में प्रॉपर जाकर वो प्रोसेस करनी पड़ेगी, वो ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी जिसके थ्रू ये काम करवाया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर उन्होंने अपनी पूरी आइडेंटिटी बदल ली। अब एक होता है जेंडर एक्सप्रेशन। जेंडर एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि हम हैं कुछ बट हम अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, ये चीज़ जेंडर एक्सप्रेशन होती है। जैसे इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको लेके बताती हूँ। उसके पहले
हमने अभी तक जो भी पढ़ा उसके बेसिस पे हम सेक्स और जेंडर के बीच में डिफरेंस समझते हैं। देखो, सेक्स होता है रिफर्स टू बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट जैसे क्रोमोसोम्स, हार्मोन्स और रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी। मतलब ये जो भी है सेक्स जो टर्म है ये एक बायोलॉजिकल टर्म है, यानी आपके बॉडी के अंदर दो ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं बेसिकली जिनके बेसिस पे मेल और फीमेल कैटेगरी में डिवीजन किया जाता है। वो दो एस्पेक्ट्स क्या होते हैं? एक होता है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स यानी अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम्स हैं तो वो क्या होता है? फीमेल होता है। अगर एक्स वाई क्रोमोसोम्स हैं तो ये क्या होता है? मेल होता है। इसके बेसिस पे जो सेक्स होता है जो बच्चा पैदा हो रहा है उसका, ठीक है। और इसके साथ हम उसके बायोलॉजिकल फीचर्स यानी उनकी जो रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी है उसके बेसिस पे ये डिसाइड करते हैं कि वो मेल है या फीमेल है, लड़का है या लड़की है, ठीक है। जिसमें आता है कि अगर पेनिस है तो वो मेल है और वजाइना है तो फीमेल है। तो ये दो एस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके बेसिस पे हम सेक्स डॉक्टर जो है वो देखकर बताते हैं। तो ये हमारे बायोलॉजिकल और फिजिकल डिफरेंसेस होते हैं जिनके अंदर, उनमें मेल और फीमेल की कैटेगरी में उसके हिसाब से डाला जाता है। बट रही बात जेंडर की, तो जेंडर जो है वो सोसाइटी द्वारा एक एसोसिएट किए गए रोल्स हैं, बिहेवियर्स हैं, आइडेंटिटीज़ हैं, और ये सोशल, कल्चरल, पर्सनल आइडेंटिटी से के बेसिस पे की जाती हैं। जैसे जैसे मैं ये कह रही हूँ कि इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है श्री गौरी सावंत, ठीक है। ये जो फर्स्ट पिक्चर आप देख रहे हैं ये है श्री गौरी सावंत, ठीक है। जब ये पैदा हुई थी तो इनका जो सेक्स था वो मेल था, ठीक है। ये एज अ मेल पैदा हुई, जो इनका रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी थी, जो इनके क्रोमोसोम्स थे वो सारे मेल वाले थे। बट आफ्टर सम टाइम, फ्यू ईयर्स, इन्होंने अपनी जेंडर आइडेंटिटी क्या बनाई? एक फीमेल की। आप देख रहे हैं ये ड्रेसअप कैसे होती हैं? एज अ फीमेल। लाइफ कैसी जीती हैं? एज अ फीमेल। बात कैसे करेंगी? एज अ फीमेल। तो जो भी चीज़ें वो अपनी लाइफ जो लीड कर रही हैं पूरी की पूरी, वो एज अ फीमेल लीड कर रही हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि उन्होंने अपने जेंडर आइडेंटिटी चेंज कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर उनका सेक्स तो अलग था, ठीक है, सेक्स अलग है, बट जेंडर आइडेंटिटी दूसरी है। तो ये हो गया, आपने एग्जाम्पल देखा जेंडर आइडेंटिटी कैसे चेंज करते हैं। इनकी ये बहुत फेमस एक एक्टिविस्ट हैं और इनके ऊपर एक मूवी भी बनी है विच इज़ नेम्ड एज ताली। 2023 की मूवी है जिसमें सुष्मिता सेन ने इनका रोल प्ले किया है। आपने, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने देखा हो, नहीं देखा होगा तो आप लोग सर्च कर सकते हैं, मिल जाएगी आपको, ठीक है। काफ़ी फेमस है ये इंडिया में। आप ये फोटो जो देख रहे हैं ये कौन बनेगा करोड़पति की फ़ोटो है, तो उस शो में भी ये इनवाइटेड थी एज अ गेस्ट। तो ये काफ़ी एक नोन पर्सन है, नोन पर्सनैलिटी है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैंने कहा कि मैम आपने ये बता दिया कि जेंडर आइडेंटिटी क्या होती है, फिर जेंडर एक्सप्रेशन क्या होता है। अब उसका एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा हो सकता है टॉम बॉयज़ का। टॉम बॉय टर्म आप समझते हैं? टॉम बॉय हम उन्हें कहते हैं जो लोग एक्चुअली जिनका सेक्स भी फीमेल है और वो अपने आप को आइडेंटिफाई भी एज अ फीमेल करते हैं। मतलब जेंडर आइडेंटिटी तो उनकी फीमेल ही है, वो सारे काम फीमेल जैसे कर रहे हैं, बट सिर्फ उनको बिहेवियर उनका जो होता है या उनके जो इंटरेस्ट होते हैं या वो फैशन जो है वो मैस्कुलिन प्रेफर करते हैं। जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है क्रिस्टन स्टीवर्ट। ये एक अमेरिकन एक्ट्रेस हैं, ठीक है। और इनको आप अक्सर देखते हैं वो इस तरीके से, देखो ये किस तरीके से तैयार हुई हैं। ये एज अ बॉय, मतलब इन्होंने जो कपड़े पहने हैं, इन्होंने जो हेयर स्टाइल रखी है, ये सारी एक लड़के की तरीके रखी है। बट क्या जब ये बात करेंगी तो भी ये लड़कों की तरह बात करेंगी? कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने अपने, इनका जो बायोलॉजिकल सेक्स है वो फीमेल है, ठीक है। इनकी जेंडर आइडेंटिटी भी सेम है, ये फीमेल ही है। क्या ये हमेशा के लिए मेल थोड़ी बन गई? या इनकी बायोलॉजिकल सेक्स के साथ साथ इन्होंने अपनी जो बॉडी में कोई चेंजेस थोड़ी करवाए जिसकी वजह से ये फीमेल हो गई या ये मेल हो गई, या इन्होंने अपनी जेंडर आइडेंटिटी चेंज कर दी? नहीं, सिर्फ इन्होंने अपना जेंडर एक्सप्रेशन चेंज किया। यानी ये अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करती हैं? एज अ मस्कुलिन पर्सनैलिटी अपने आप को ये एक्सप्रेस करती हैं। तो ये सिर्फ ऐसे ही नहीं कि हमेशा ही ऐसी रहती हैं, ये ऐसे प्रेफर करती हैं। बट व्हेन शी वर्क्स इन फिल्म्स तो भी क्या वो लड़के की तरीके रहती हैं या उनकी आइडेंटिटी ही ये हो गई है कि वो एक लड़का है? नहीं, बस वो बाहरी तौर पे अपने आप को ऐसा एक्सप्रेस करती हैं दैट शी इज़, मतलब शी ड्रेसेस लाइक दैट, शी अपीयर्स लाइक दैट। बट अंदर से क्या वो अपने आप में, अपने बारे में फील करती हैं कि वो एक लड़की हैं। तो उनकी जो फीलिंग्स हैं वो फेमिनिन ही हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस हो गया जहाँ पर जेंडर आइडेंटिटी और जेंडर एक्सप्रेशन के बीच का डिफरेंस आपको समझ में आया होगा कि जेंडर आइडेंटिटी का मतलब है कि आप अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आप अपने अंदर से अपने बारे में क्या फील करते हैं, ठीक है। आप अपने आप को क्या मानते हैं कि मैं लड़की हूँ या लड़का हूँ। ये अपने आप को मानती ज़रूर लड़की हैं बट वो रहना लड़कों जैसा प्रेफर करती हैं। तो कहीं पर ये क्यों लिखा हुआ है कि ऐसी हेयर स्टाइल सिर्फ लड़के रख सकते हैं या ऐसे कपड़े सिर्फ लड़के पहन सकते हैं? क्यों नहीं पहन सकती वो? बट जो लोग ऐसा करते हैं, जो लड़कियां इस तरीके से लड़कों की तरीके रहना पसंद करती हैं, उनके लिए जनरली जो टर्म यूज़ किया जाता है दैट इज़ टॉम बॉय। तो इन्हें, ये एक काफ़ी फेमस टॉम बॉय हैं, ठीक है, कहा जा सकता है। तो आई होप ये डिफरेंस आपको, जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स ये एक टॉपिक है बट अगर आप समझना चाहेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ सकता है। आप एग्जाम्पल्स लेकर इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं।
अब आता है एक टर्म जेंडर स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स का मतलब हम समझते हैं कि किसी भी चीज़ से जुड़ी कोई धारणा, कि लोग कहते हैं कि ऐसा होता है, ऐसा ही होता है, ऐसा होता रहेगा। तो ये जो प्री कंसीव्ड नोशंस हैं अबाउट थिंग्स, इन्हें हम स्टीरियोटाइप्स कहते हैं। तो ऐसे ही जेंडर से रिलेटेड भी बहुत सारे ऐसे हेल्ड बिलीव्स हैं, ऐसे अजम्पशंस हैं कि एक जेंडर के पर्सन को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। अगर आप मेल हो तो आपको कैसा बिहेव करना है, कैसे रहना है, और अगर आप फीमेल हैं तो आपको कैसे रहना है। ठीक है, तो ये बेसिकली शेप्ड होती हैं बाय सोसाइटी, कल्चर एंड ट्रेडिशन। और ये काफ़ी रिजिड एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि कैसे वेन और विमेन को कैसे एक्ट करना चाहिए, जहाँ पर उनकी अपनी फीलिंग्स, अपनी मर्जी की कोई भी कदर नहीं है। वो खुद से कैसा रहना चाहते हैं, उनके खुद के क्या इंटरेस्ट हैं, क्या वो इन ट्रेडिशनल आइडियाज़ के साथ उनकी सोच अलाइन हो भी रही है, नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको ऐसे रहना है तो ऐसे ही रहना है। ठीक है, अब कुछ कॉमन जेंडर स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं, जैसे मेन के लिए कहा जाता है कि देखो जनरली ये तो काफ़ी मतलब ये आप टर्म्स हैं, टर्म्स लिखे हुए मोटे मोटे। जनरली आप सोचो, लड़के रो नहीं सकते, ठीक है, लड़के इमोशनल नहीं होते हैं। ये जो सिग्मा, अल्फा, बीटा, गामा, दुनिया भर की ये जो स्पेसिफिकेशंस बनाई गई हैं लड़कों के बारे में कि मैं सिग्मा मेल हूँ, मैं अल्फा मेल हूँ, मैं रोता नहीं, मैं बहुत सख्त हूँ, ऑल दीज थिंग्स, दीज आर स्टीरियोटाइप्स। और आप अपने आप को ऐसा दिखा करके और ज़्यादा उन स्टीरियोटाइप्स को बढ़ावा देते हैं। तो इसका मतलब कहीं भी ये नहीं लिखा है कि लड़के रो नहीं सकते, लड़के कमज़ोर नहीं पड़ सकते। बट अगर आप अपने आप को सुपीरियर समझते हैं ये बातें कह के कि दैट यू आर वेरी सख्त एंड यू डोंट फील एनीथिंग, तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है आपकी पर्सनालिटी का, बिकॉज सॉफ्ट मैन आर ऑलवेज कंसिडर्ड द बेस्ट मैन। ठीक है, हालांकि तो ये सोसाइटी के कुछ जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं कि क्या आदमियों को स्ट्रांग होते हैं, आदमी असर्टिव होते हैं, इमोशनली डिस्टेंट होते हैं। भले वो इतना कोई आदमी, कोई मेल, कोई लड़का भले इतना स्ट्रांग नहीं है, अगर वो वीक है तो क्या, लेकिन उसको दुनिया के सामने अपने आप को स्ट्रांग दिखाना पड़ेगा। अगर वो रोएगा भी ना तो वो अकेले कमरे में रोएगा, वो चार लोग के सामने नहीं रो सकता, बिकॉज सोसाइटी उससे यही एक्सपेक्ट करती है कि वो तो भाई उसको अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है। ठीक है, उनको क्या स्पोर्ट्स कार्स और टेक्निकल गैजेट्स पसंद होने चाहिए। अगर कोई लड़का सीरियल देख रहा है तो कोई इशू है क्या, नहीं, तो ये हो सकता है। और क्या कोई लड़की को कार्स नहीं पसंद हो सकती, स्पोर्ट्स नहीं पसंद हो सकता। जैसे हमने देखा बहुत सारे चेंजेस अभी आ रहे हैं क्रिकेट के बारे में, तो हमने कहा कि वहाँ पर हमने क्या चेंजेस लाए। पहले जो कहा जाता था वो एक टर्म था विच वॉज नोन एज बैट्समैन। क्या टर्म था, बैट्समैन। हमने कहा ये यहाँ पर सिर्फ मैन क्यों है, बिकॉज ये स्टीरियोटाइप था कि क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ मैन, मतलब ये लड़कों का गेम है, इसको फीमेल्स खेल ही नहीं सकती। बट आज के टाइम में इंडिया की फीमेल टीम जो है क्रिकेट की, विमेन टीम, कितना अच्छा कर रही है। ठीक है, तो इस टर्म को हमने गलत माना और इसकी जगह हमने क्या किया, हमने नया टर्म यूज़ करना स्टार्ट किया। और हमने क्या बोला कि हम इसकी जगह बैटर टर्म यूज़ करेंगे, भले ही वो मेल हो या फीमेल हो, वहाँ पर दोनों ही कैटेगरीज आ जाएंगी। तो हम ये मैन क्यों बोलें, बिकॉज आज के वक्त में तो लड़कियाँ भी क्रिकेट खेल रही हैं और शायद लड़कों से ज़्यादा भी अच्छा खेल सकती हैं, ऐसा तो कहीं नहीं है। हर फील्ड में जहाँ पर पहले लड़कियों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती थी, अब आप एजुकेशन की फील्ड में देख रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में देखते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट, बड़ी बड़ी कंपनीज़ की जो ओनर्स हैं, सीईओ हैं, विमेन हैं। एक कंट्री को चलाने के लिए हमारे इस समय इंडिया की जो प्रेसिडेंट हैं, शीज़ा, वो भी एक वुमेन है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि हर जगह पे लड़कियां और ये फीमेल्स अपने आप को केपेबल और डिजर्विंग साबित कर रही हैं। तो ये सारे स्टीरियोटाइप्स धीरे धीरे टूट रहे हैं। क्या और क्या है, मेन शुड नॉट एक्सप्रेस वल्नरेबिलिटी और इमोशन, यही हमने बात की। विमेन के साथ क्या कि उनको नर्चरिंग होना चाहिए, जेंटल होना चाहिए, इमोशनली एक्सप्रेसिव होना चाहिए। जो बहुत बोल्ड गर्ल्स होती हैं, जो अपने आप को बहुत, जिनके जो स्ट्रांग होती हैं, जो बहुत असर्टिव होती हैं, जो अपनी बात को लोगों के सामने रखना प्रेफर करती हैं, ठीक है, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना प्रेफर करती हैं कि अगर मेरे मन में ये बात है और मेरा ये बिलीफ है तो मैं ये एक्सप्रेस करूँगी। मतलब मैं दूसरों की सोच के, जो लोग दूसरे लोग मुझ पर थोप रहे हैं अपनी सोच, क्यों मैं उनको फॉलो करूँ, मैं अपनी सोच उनको बताऊंगी इफ़ आई थिंक इन अ पर्टिकुलर वे। नाउ ये कहा जाता है कि विमेन शुड बी इंटरेस्टेड इन फैशन, कुकिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ होम। उनको घर का काम करना चाहिए और लड़कों को सिर्फ बाहर का काम करना चाहिए। अच्छा, हमने ये भी देखा है कि जो सबसे अच्छे शेफ़ होते हैं वो मेल्स पाए जाते हैं। जितनी भी केटरिंग सर्विसेज बड़ी बड़ी हैं, बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं, वहाँ पर हमने ज़्यादातर देखा है कि मेल शेफ़ पाए जाते हैं। तो ये भी स्टीरियोटाइप को हमने तोड़ा धीरे धीरे वक्त के साथ। हम अभी भी इस पे काम कर रहे हैं कि कुकिंग का काम जो है वो लड़के नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, अब तो घरों में भी
मेल्स जो हैं वो फीमेल्स की बराबर तरीके से हेल्प कर रहे हैं, बिकॉज फीमेल्स भी इक्वली बाहर जाकर, घर के बाहर जाकर जॉब कर रही हैं, काम कर रही हैं, तो सबका एक बराबर एक इक्वालिटी उनके बीच में है। ऐसे स्टीरियोटाइप्स को हटा रहे हैं। विमेन शुड बी सबमिसिव और अकोमोडेटिंग इन सर्टेन सिचुएशंस, मतलब सबमिसिव मतलब क्या कि उनको दब के रहना चाहिए, लोगों की बातें सुननी चाहिए कुछ सिचुएशंस में, ठीक है। उनको अकोमोडेटिंग होना चाहिए, मतलब जो लोग जैसा कह रहे हैं उनको हर चीज़ एक्सेप्ट करते रहनी चाहिए। क्यों भाई, ये बात क्या मेल्स पर नहीं चलती? मेल्स पर भी चलती है। तो ये ही स्टीरियोटाइप्स हैं, यानी कुछ लोगों ने धारणाएं बना रखी हैं कि ऐसा होता है और ऐसा होगा। अच्छा, हमने कहा कि फिर जेंडर रोल्स भी, तो मैम आपने कहा कि वो भी तो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस है कि ऐसा 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 बिहेवियर करना चाहिए। तो बेसिक डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में, जेंडर रोल्स और जेंडर स्टीरियोटाइप्स के बीच में? जेंडर रोल्स बेसिकली आर द एक्सपेक्टेशंस कि ऐसा करना चाहिए। अब वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये उनकी मर्जी है, बट उन्हें ऐसा करना चाहिए, ठीक है। और जेंडर स्टीरियोटाइप्स जो है, इट इज दीज आर द प्री कंसीव्ड नोशंस कि ऐसा होता है, ऐसा करना चाहिए और ऐसा होता है में डिफरेंस है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये जो है वो आपका पूरा जेंडर स्टीरियोटाइप की बात हो गई। अब इसका क्या फ़र्क पड़ता है सोसाइटी में? लिमिट्स इंडिविजुअल पोटेंशियल, यानी लोगों को अपना, उनका जो ट्रू इंटरेस्ट है, वो जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, वो एज अ करियर जो फील्ड चुनना चाहते हैं, उनको उसमें लिमिट कर देता है ये, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो अपने मर्जी से अपना करियर नहीं चूज़ कर पाते। जैसे कहा जाता है, अब ये एक बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप है कि अगर आफ्टर प्रेगनेंसी और आफ्टर मतलब बच्चा होने के बाद अ फीमेल शुड टेक केयर ऑफ द चाइल्ड एंड मेल शुड गो ऑफिस एंड वर्क। तो जनरली हम देखते हैं कि फीमेल्स को अपनी जॉब सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड एंड स्टे एट होम, ठीक है। और मेल्स जो है वो अपनी जॉब कंटिन्यू करते हैं। बट ये स्टीरियोटाइप भी बहुत जगह तोड़ा गया है, जहाँ पर अगर कोई बच्चा है तो उसके पलने पोसने बड़े होने में, उसकी ग्रोथ में, उसके जो भी है उसके पालन पोषण में एक इक्वल जो है वो शेयर होना चाहिए ऑफ बोथ द पेरेंट्स, बी इट मेल और बी इट फीमेल, मतलब चाहे वो पेरेंट उनकी मदर हो चाहे वो उनके फादर हो। तो हमने बहुत सारे ये स्टीरियोटाइप भी चेंज होते हुए देखा है, जहाँ पर विमेन कंटिन्यू विद देयर जॉब्स एंड मेल्स जो है वो अपनी जॉब को छोड़ करके या लीव ले करके अपने बच्चे को, उसको टेक केयर करते हैं, उसके लिए केयर गिविंग का काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली होता है कि लोगों को अपने मर्जी से अपना करियर नहीं चूज़ करने मिलता। इसका एक एग्जांपल क्रिकेट का हो सकता है। अगर आप बोलोगे, अगर कोई लड़की बोलेगी कि उसे क्रिकेट खेलना है, उसे क्रिकेटर बनना है अपने करियर में, तो उसे नहीं बनने दिया जाएगा जनरली सोसाइटी के द्वारा। बट अगर कोई लड़का बोलता है तो वो आराम से ये करियर चूज़ कर सकता है। बहुत सारे और ऐसे करियर्स हैं जहाँ पर ये कहा जाता है कि फीमेल्स के लिए ये जॉब सेफ़ नहीं हो सकती है। तो क्यों सेफ़ नहीं हो सकती? बिकॉज उन्होंने ऐसा सोसाइटी में माहौल ही ऐसा बना रखा है आपने, ठीक है। इनइक्वालिटी बनाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है वर्क प्लेसेस में, सोशल सेटिंग्स में। उनको उनके जेंडर के बेसिस पे जज किया जाता है और उनकी स्किल्स के बेसिस पे नहीं किया जाता। जहाँ पर हम प्रेफरेंस देते हैं कि मान लो सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड है और वहाँ पर साइट पर जाना है, कुछ काम करने हैं, या जो भी ऐसे फील्ड जहाँ पर हो सकती है मान लो, तो उसमें कहा जाता है कि मेल्स को हम प्रेफर करते हैं, हम अपनी टीम में मेल्स को लेते हैं क्योंकि दे आर बेटर परफॉर्मर्स और वो ज़्यादा अच्छी उनकी परफॉर्मेंस होगी, ज़्यादा स्किल्ड होते हैं वो। तो भले ही लड़की के अंदर स्किल ज़्यादा क्यों ना हो, हम उसे नहीं चूज़ करेंगे बिकॉज शी इज़ कंसिडर्ड एज वीक, ठीक है। अच्छा, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी बढ़ती है, जहाँ पर देखो, जहाँ पर एक किसी को बार बार प्रायोरिटी दी जाएगी और जहाँ पर उनको ये चीज़ एहसास कराया जाएगा, महसूस कराया जाएगा कि आप जो भी करो आप हमेशा सही हो, आप कुछ गलत नहीं कर रहे, तो उनके अंदर भी एक घमंड आ जाएगा, ठीक है। एक ऐसी फीलिंग आ जाएगी, एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा कि मैं चाहे जैसे भी बिहेव करूं, आई एम द बेस्ट। जहाँ पर हमने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं कि घरों में जब भाई बहन में लड़ाई होती है तो बहनों को ही डांट पड़ती है और भाइयों को बोल दिया जाता है कि वो लड़का है, तो कोई बात नहीं, उसे हम डांट नहीं सकते, ठीक है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जब बचपन से ही अगर उसे ऐसा माहौल मिलेगा तो उसके दिमाग में ये बात सेट होती जाएगी कि मैं लड़का हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, नोबडी कैन स्टॉप मी। और दीदी को क्या करना चाहिए, या अगर छोटी बहन है तो उसे क्या करना चाहिए, उसे मेरी बात माननी चाहिए, जो मैं कहूँ वैसा कहना चाहिए, उसे अपनी हद में रहना चाहिए। तो ये बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की क्वालिटीज़ जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं सोसाइटी में, मेल्स में, ठीक है। ये कुछ जेंडर स्टीरियोटाइप्स के आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं। नाउ शूज़ ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी इन्हीं डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। तो इन जेंडर्स के बेसिस में, मेल फीमेल, इनके बेसिस पे जो भेदभाव होता है, इनफैक्ट ट्रांसजेंडर को आप देखेंगे, उनके लिए LGBTQ+ ग्रुप्स के लिए भी क्या है, बहुत सारे इस समय पे ऐसे कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं जहाँ पर हम कहते हैं कि उन्हें भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए फॉर जॉब, ऑफिसेज में, या किसी भी पॉलिटिक्स में हम कह सकते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए अच्छा, या उनके लिए रिजर्वेशंस भी प्रोवाइड होनी चाहिए, उनको एजुकेशन भी अच्छी मिलनी चाहिए, हर जगह उनको इक्वल
रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, ठीक है। तो उसी तरीके से हम क्या कहते हैं कि ऐसे भेदभाव होते हैं जो जेंडर के बेसिस पे, उसमें क्या क्या आ सकता है। पहला होता है एक सेक्सिज्म। इसका मतलब होता है कि सेक्स के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, भेदभाव चल रहा है, यानी मेल्स और फीमेल्स के बीच में, कि मेल्स जो हैं वो ज़्यादा सुपीरियर होते हैं और फीमेल्स जो है वो इन्फीरियर होती हैं, उनकी वैल्यू नहीं की जाती, उनके स्किल्स की, उनके टैलेंट की, किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं की जाती। जैसे इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं कि वर्क प्लेसेस में, पॉलिटिक्स में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में विमेन को हमेशा जो है वो अक्सर जेंडर बायस सहना पड़ता है, जहाँ पर उनको एडवांसमेंट के लिए बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। पहले तो हम देखते थे कि लड़कियों को पढ़ाया तक नहीं जाता था, लड़कों को पढ़ाया जाता था और लड़कियों को पढ़ाई लिखाई नहीं करने दी जाती थी। तो ये सब क्या है, ये सब डिस्क्रिमिनेशन ही तो हुआ। जॉब नहीं करने मिलेगा लड़की को, डिस्क्रिमिनेशन हुआ, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, दिस इज नोन एज सेक्सिज्म। पेट्रियार्की इज अ सिस्टम, जहाँ पर पेट्रियार्की का मतलब क्या होता है, जहाँ पर मेल्स अपनी डोमिनेशन स्टैब्लिश करते हैं। तो वेयर मैन होल्ड द पावर एंड डोमिनेंस इन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल स्फेयर, ये तो चलो बड़े बड़े स्फेयर्स हो गए। आप घर में देखो कितनी पेट्रियार्की होती है, लड़के बाहर जा सकते हैं, लड़कियां बाहर घूमने नहीं जा सकती, ठीक है। लड़के चाहे कितनी भी देर तक बाहर रहें, उनको कोई पूछने नहीं जाता कि आप क्या कर रहे हो, उनको रोज़ घर से बाहर निकलना ज़रूरी है। बट लड़कियां एक दिन कहीं चली जाती हैं तो अगले दिन उनसे पूछा जाने लगता है, अभी कल तो गई थी, आज जाने की क्यों ज़रूरत है, कहाँ जाना है, क्यों जाना है, ऐसे कपड़े नहीं पहनने, ये नहीं करना, वो नहीं करना। घर में कोई काम हो, चाय बनानी है तो आप अपने लिए भी चाय बनाओ, अपने घर के सारे मेल्स के लिए भी चाय बनाओ, क्यों कभी किसी दिन कोई मेल नहीं बना के दे सकता। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हम कहते हैं कि मेल्स को हमेशा जो है वो प्रायोरिटी दी जाती है ओवर विमेन, ओवर फीमेल्स, उनका एक डोमिनेंस इस्टेब्लिश किया जाता है। वेयर विमेन आर ऑफन सब्जुगेटेड एंड मार्जिनलाइज्ड, और विमेन को सप्रेस किया जाता है, उनको दबा के रखा जाता है, उनको नीचे रखा जाता है। दिस इज नोन एज पेट्रियार्की। नाउ सोशल एंड कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है। विमेन को हमेशा हम कहते हैं कि उनको होम मेकर और केयर गिवर का, ये जो उनके लिए ट्रेडिशनल रोल स्पेसिफाई किया गया। पहले के टाइम में क्या होता था कि आदमी लोग बाहर का काम करेंगे और औरतें सारा घर का काम करेंगी, फ्री की नौकर जो बना दी जाती थी। तो वही है कि उनको घर में रहना चाहिए, केयर गिविंग का काम करना चाहिए, पूरे परिवार का ख्याल रखना चाहिए, और बाहर जाके जो ये पढ़ाई लिखाई करना, जॉब करना, ठीक है, ये सारे काम जो है, नेतागिरी का सारा काम जो है वो लड़के करेंगे, लड़कियों को नहीं करने मिलेगा। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज प्रेवलेंट इन रूरल एरियाज वेयर कल्चरल प्रैक्टिसेस लाइक डाउरी सिस्टम्स, चाइल्ड मैरिज एंड फीमेल फिटिसाइड आर कॉमन। देखो राजस्थान वगैरह जैसे छोटे मतलब राजस्थान में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे गांव हैं जहाँ पर आज भी ये सारी चीज़ें चल रही हैं। चाइल्ड मैरिज, बचपन में शादी कर देना, जहाँ पर लड़का तो क्या करेगा, पढ़ाई लिखाई करता रहेगा, उसकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा, बट लड़की को उसके ससुराल भेज दिया जाएगा, वहाँ पर उसको पढ़ाई लिखाई नहीं करने मिलेगी, इतनी छोटे छोटे बच्चों को वहाँ पर बहुत सारे काम कराए जाएंगे लड़कियों से। डाउरी सिस्टम था कि भैया अगर क्या दो, दहेज दो। दहेज क्यों दे भैया, जब बराबर, अगर इक्वलिटी, अगर शादी हो रही है, दैट इज़ अ रिलेशनशिप वेयर इक्वलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और इक्वलिटी होनी चाहिए। वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हम एक लड़की को खरीदने का, लेने का दाम लगा रहे हैं। हम एक तो लड़कियां शादी करके जाएं, आपका पूरा परिवार संभालें, एक्सपेक्टेशंस क्या है सोसाइटी की, और प्लस उसके बदले में पैसा भी दें। तो कोई तो क्यों दे पैसा, क्या ये एहसान कर रहे हैं, मतलब अगर आप एहसान कर रहे हो उस लड़की से शादी करके तो रहने दो, क्योंकि इससे काफ़ी बेटर लाइफ तो वो एज अ सिंगल जी सकती है। तो डाउरी सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, फीमेल फीटिसाइड, जहाँ पर अगर पहले से जेंडर पता कर लिया जाता है बच्चे का, और अगर लड़की होती है तो उसे वहाँ पर हम मरवा देते हैं, पेट के अंदर ही उसे बाहर आने ही नहीं देते हैं। तो ये सारी प्रैक्टिसेस अभी भी इंडिया में बहुत सारी जगह, और इंडिया में ही नहीं बहुत सारी जगह प्रेवलेंट हैं काफ़ी, अभी तक ये पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है। तो ये सारे डिस्क्रिमिनेशन के इश्यूज़ हो गए कुछ। अब इन सारे मुद्दों से, इन सारी प्रॉब्लम्स को सही करने के लिए कई सारे लॉज बनाए गए हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें पहला है इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। दिस एक्ट सेज कि हम जहाँ पर भी, किसी भी वर्क प्लेस में, किसी भी जॉब में, किसी भी फील्ड में, विमेन डिजर्व इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। मतलब कहा जाता था कि चाहे एक विमेन और एक फीमेल वो 2-2 घंटे काम कर रहे हैं, बराबर टाइम के लिए काम कर रहे हैं, और भले प्रोडक्टिविटी विमेन की ज़्यादा ही हो, ठीक है, वो 2 घंटे में ज़्यादा ही काम करें, फिर भी उन्हें आदमियों से कम पेमेंट या आदमियों से कम उनकी सैलरी रखी जाती थी। तो इसके लिए, इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए एक्ट लाया गया, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, जिसने कहा कि सेम अमाउंट ऑफ वर्क करने के लिए या सेम टाइम तक वर्क करने के लिए, वर्किंग आवर्स के लिए कोई एक क्राइटेरिया आप ले सकते हो, और उसके बेसिस पे आपको इक्वल पेमेंट देनी पड़ेगी। वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनको पैसे या उनकी जो सैलरी या जो वेजेस हैं या जो भी पेमेंट है वो इक्वल होनी चाहिए।
सेक्शुअल हैरेसमेंट ऑफ वेमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। मतलब एक तो पहले आप जो है जॉब करने ना दो, और उसके बाद जब अगर बहुत मुश्किल से अपने उस किस्मत से उस लड़की को जॉब करने का मौका मिला है, ठीक है, वो ऑफिस आई, पढ़ लिख करके एजुकेशन ली उसने पहले, फिर बहुत मेहनत करके ऑफिस आई, तो वहाँ पर ये हैरेसमेंट जैसे केसेस हो रहे हैं जहाँ पर उनकी सिक्योरिटी भी अश्योर नहीं की जा रही। तो इस एक्ट के द्वारा, ये एक्ट क्या बोलता है, टू प्रोटेक्ट वेमेन फ्रॉम सेक्शुअल हैरेसमेंट इन वर्क प्लेसेज। मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट 2017 ये कहता है कि हम जो है वो अगर कोई भी वर्किंग वेमेन है तो हम उनको प्रेगनेंसी के वक्त पे मैटर्निटी लीव देंगे, जिसके पॉइंट्स क्या हैं, 26 वीक्स ऑफ पेड लीव, मतलब आपको आपकी सैलरी मिलती रहेगी, ऐसा नहीं है कि सैलरी काट ली जाएगी, आपको 26 वीक्स ऑफ पेड लीव मिलेगा। वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन आपको दिया जाता है, आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। मेडिकल बोनस दिया जाता है, लीव फॉर अडॉप्शन एंड क्रैश फैसिलिटी एट वर्क प्लेस। तो ये जो है वो पॉइंट्स हैं जो कि हमारे मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट द्वारा बोले गए, किए गए। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, जहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट विमेन का प्रोटेक्शन किया जाता है, विच इंक्लूड्स फिजिकल, इमोशनल, सेक्शुअल एंड इकोनॉमिक अब्यूज़। तो डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ, घर पे मारपीट या औरतों के खिलाफ कोई भी तरीके का वायलेंस, चाहे वो फिजिकल, इमोशनल ही क्यों ना हो, सेक्शुअल और इकोनॉमिक अब्यूज़। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, जहाँ पर ये दहेज प्रथा को ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये एक्ट बनाया कि कोई भी ये पैसों का लेन देन जो होता है, दहेज का लेन देन, ये शादियों के वक्त पे नहीं होगा। द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 ये कहता है कि जैसे हम देखते हैं कि जो भी घर की प्रॉपर्टी होती है उसमें जब हिस्सा लगाया जाता है तो मेल्स का सिर्फ लड़कों का हिस्सा लगता है और लड़कियों का हिस्सा नहीं लगता। तो ये एक्ट कहता है कि कोई भी अगर किसी भी हिंदू फैमिलीज़ में स्पेशली ऐसा होता है ये, तो ये एक्ट कहता है कि कोई भी अगर प्रॉपर्टी है, जितनी भी प्रॉपर्टी है पेरेंट्स की, उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा और उसमें इक्वल हिस्सा लगेगा उनकी बेटियों का भी। तो अगर मान लीजिए एक बेटा है, एक बेटी है, तो उस प्रॉपर्टी के 2 बराबर के हिस्से होने चाहिए, ठीक है। यानी ऐसा नहीं है कि अगर एक बेटा है तो सारी प्रॉपर्टी उसके नाम चली गई और लड़की को कुछ भी नहीं मिला, जो कि ऐसा पहले होता था। नाउ मैनेजमेंट ऑफ डाइवर्सिटी, इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़ ऐसी कौन सी हैं या ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस बनाई गई जिसके द्वारा हम एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पर अलग अलग जेंडर के, अलग अलग कल्चर के लोगों के लिए, अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों के लिए हम एक अच्छा और इक्वल उनको अपॉर्चुनिटीज़ दे सकें, ठीक है। अब इसके लिए जेंडर इक्वलिटी सबसे पहले वर्क प्लेस पे हम लोग इंश्योर करते हैं। कैसे? कुछ ऐसे हम विमेन को इनकरेज द हायरिंग एंड प्रमोशन ऑफ विमेन, यानी अपने ऑफिस में फीमेल कलीग्स को लेना या फीमेल एम्प्लॉयज़ को लेना, इसके द्वारा हम जो है वो जेंडर इक्वलिटी वर्क प्लेस पे सेट कर सकते हैं। लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं जिनका एम होता है टू एड्रेस द जेंडर गैप इन लीडरशिप, कि लीडरशिप में लीडर के पोजीशन पे हमेशा सिर्फ मेल्स ही नहीं, फीमेल्स को भी लीडर बनने का मौका मिलना चाहिए, यानी हाई पोस्ट पर उनको भी रहने का मौका मिलना चाहिए। फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स एंड चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़, ऐसे बेनिफिट्स वुमेन को दिए जाते हैं ताकि वो अपना काम और अपने घर की जो भी जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो इक्वली जो है वो दोनों मैनेज कर सकें। एंड जेंडर सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, जिसमें वी रेज अवेयरनेस अमंग एम्प्लॉइज अबाउट जेंडर बायस एंड स्टीरियोटाइपिंग। तो लोगों को ये समझाना, उनके बीच में ये अवेयरनेस फैलाना कि क्या जो है वो गलत है और क्या सही है और किन स्टीरियोटाइप्स को हमें अब तोड़ने की, ख़त्म करने की ज़रूरत है। अब इसके लिए कुछ पॉलिसी इनिशिएटिव्स इंडिया के द्वारा लिए गए, जिसमें बेटिंग ऑन विमेन इन पॉलिटिक्स, हमने पॉलिटिक्स में विमेन का रिप्रेजेंटेशन 33% रिजर्वेशन के द्वारा जो है वो इस्टेब्लिश किया, इंश्योर किया, जहाँ पर पॉलिटिक्स में हमने कहा कि फीमेल्स को भी आना चाहिए, बिकॉज अगर फीमेल्स को अपने राइट्स इंश्योर करने, अपने हक चाहिए, तो उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए उनको हायर पोजीशंस पे जाना ही होगा। स्वयं सिद्धा स्कीम 2001, इसका काम होता है एम्पावरिंग रूरल विमेन थ्रू कम्युनिटी बेस्ड अप्रोचेस। ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई थी जिसमें कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह बनाए जाते हैं, जिसमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिखाया जाता है, मतलब लोन्स वगैरह दिए जाते हैं छोटे छोटे। ऐसे रूरल एरियाज़ में जो वेमेन रह रही हैं उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वहाँ पर किए जाते हैं, जिसमें उनको अलग अलग चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप सिखाई जाती है, बिजनेस मैनेजमेंट और ऐसे बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ठीक है। तो इसके थ्रू वो जो है वो अपने अंदर ऐसे स्किल्स डेवलप करती हैं जिसके बेसिस पे या जिसकी मदद से वो आगे अपने आप की एक आइडेंटिटी इस्टेब्लिश कर सकती हैं, सोसाइटी में अपना राइट ले सकती हैं। नेशनल पॉलिसी फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन 2001 टारगेट्स द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन ऑल स्फेयर्स ऑफ लाइफ,
चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे एजुकेशन हो, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड लीगल राइट्स, हर जगह पे हमने कहा कि विमेन का भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और उनका एम्पावरमेंट होना चाहिए, उनको राइट्स मिलने चाहिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द ग्लास सीलिंग इफेक्ट। ग्लास सीलिंग इफेक्ट एक ऐसे इफेक्ट को कहते हैं जब एक इनविजिबल बैरियर होता है, मतलब जो दिख नहीं रहा है, ठीक है, इनविजिबल मतलब जो चीज़ देखी नहीं जा सकती, तो एक बैरियर है, ऐसी एक बाउंड्री सेट कर दी गई है जो कि औरतों को और माइनॉरिटीज़ को अपने आप को ऑर्गेनाइजेशंस में या सोसाइटी में हायर पोजीशंस पे नहीं रखने दे सकती, ठीक है। भले उनके पास वो क्वालिटीज़ भी हों, उनके अंदर वो एबिलिटीज़ हों, वो क्वालिफिकेशंस हों, स्किल्स हों, चाहे उनके अंदर चाहे वो कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हों, बट उनको एक उनकी जो डिजर्विंग पोजीशन है, हाई पोजीशन, वो नहीं दी जाती है सोसाइटी में, ठीक है। अब इसके पीछे क्या कॉजेज हो सकते हैं? बायस एंड स्टीरियोटाइपिंग, जो लोगों की एक सोच बनी हुई है, एक धारणा बनी हुई है कि ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता, मतलब कि लड़कियों के अंडर में लड़के कैसे काम कर सकते हैं, लड़कियों के ऑर्डर लड़के कैसे सुन सकते हैं। लैक ऑफ सपोर्ट सिस्टम होता है क्योंकि विमेन के पास बहुत ही कम मेंटोर्स होते हैं, रोल मॉडल्स नहीं होते हैं, क्योंकि जब भाई पहले की विमेन को भी नहीं काम करने दिया जा रहा है तो ऐसा कौन हो सकता है जो आगे बढ़ के आवाज़ उठा करके और इंश्योर करे कि उसके साथ साथ बाकी सारी औरतों, बाकी सारी फीमेल्स के भी राइट्स उनको दिए जाएं। वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ पर हम देखते हैं कि पहली बात तो एजुकेशन की प्रॉब्लम, कि उनको बराबरी से पढ़ाई नहीं कराया जाता, पढ़ाई कराया जाता है तो सिर्फ इतनी पढ़ाई कराया जाता है कि किसी तरीके शादी हो जाए, या अगर पढ़ाते भी हैं तो बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे ज़्यादा और बेटी को किसी ऐसे छोटे मोटे नॉर्मल से स्कूल में पढ़ा देंगे, मतलब इक्वलिटी तो नहीं इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं, वो मजबूरी में पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा रहे हैं। उसके बाद अगर कोई लड़की पढ़ने में ज़्यादा अच्छी है, उसने बहुत अच्छे से अपना जो है वो करियर बनाना चाहती है, कोई एग्ज़ाम देना चाहती है, प्रिपरेशन करना चाहती है, तो आप उसे अलाउ नहीं कर रहे, आप उसको दूसरे शहर नहीं भेज सकते, बाहर नहीं भेज सकते, जबकि लड़कों को भेज सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती हैं लड़कियों को अपने करियर अच्छे तरीके से शेप करने की, उनके चॉइस के हिसाब से। वर्क लाइफ बैलेंस इशूज़, जहाँ पर बहुत सारे मेजर पार्ट ऑफ द जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं घर से रिलेटेड, वो सारी लेडीज़ के ऊपर, फीमेल्स या विमेन के ऊपर होती हैं, ठीक है। तो उसके साथ साथ अगर आप देखो क्या एक्सपेक्ट किया जाता है सोसाइटी में कि भले ही मेल और फीमेल दोनों ही जो है वो जॉब पर जा रहे हैं सुबह, फिर भी अगर दोनों साथ में ही वापस आ रहे हैं घर में, बराबर अपना अपना काम करके, ऑफिस की बाहर की जॉब करके, फिर भी घर आएंगे तो खाना जो है वो फीमेल को ही बनाना पड़ेगा, मेल नहीं बना सकता। तो सोसाइटी ये एक्सपेक्ट करती है फीमेल से कि चलो ठीक है हम तुम्हें काम करने दे रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दो, तो उनके ऊपर डबल प्रेशर आ जाता है। और इसीलिए बहुत बार ऐसा होता है कि वो करना ही नहीं चाहती, बिकॉज दे कैन नॉट हैंडल द प्रेशर, वो इतने सारे काम का जो बोझ है वो नहीं संभाल पाती हैं। तो वहाँ पर एक वर्क लाइफ बैलेंस इशू हो जाता है, जहाँ पर वो अपने एक मतलब कि कितना वो ऑफिस में काम करें, उसके बाद वो घर में भी जाकर काम करें, तो वो मैनेज नहीं हो पाता। इसका क्या इफेक्ट आता है कि विमेन का लीडरशिप रोल्स में अंडर रिप्रेजेंटेशन रह जाता है, उनको अच्छी पोजीशंस पे हम ज़्यादातर नहीं देख पाते हैं। लोअर पे एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर विमेन, सैलरी कम होती है, बिकॉज अगर कोई लीडरशिप, कोई अच्छी हाई पोजीशन पे है ही नहीं जो आपके लिए ये आवाज़ उठा सके, तो उनको ऐसे ही लोअर पे मिलता रहता है। अगर वो छोटी पोजीशंस पे काम करेंगी तो उनको उनकी जितनी कैपेबिलिटी है, उनके अंदर जितनी स्किल्स हैं, उससे कम ही उनको रिटर्न मिल रहा है उनके काम के लिए, ठीक है। तो ये सारे जो होते हैं वो ग्लास सीलिंग इफेक्ट हम कहते हैं, जहाँ पर ग्लास सीलिंग इफेक्ट मेनली क्या है, जहाँ पर एक इनविजिबल बैरियर होता है, एक ऐसी बाउंड्री सेट कर दी जाती है सोसाइटी के द्वारा, जहाँ पर भले ही किसी फीमेल में या किसी विमेन में और माइनॉरिटीज़ में स्पेशली, बिकॉज जो कास्ट का भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक बड़ा रोल आ जाता है, वो ऐसी जो विमेन होती हैं उनको हायर पोजीशंस ऑर्गेनाइजेशंस में या सोसाइटी में होल्ड नहीं करने दिया जाता है, ठीक है। उसे हम कहते हैं ग्लास सीलिंग इफेक्ट। अब इस इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए क्या किया जा सकता है? कोटाज एंड अफर्मेटिव एक्शन, जहाँ पर विमेन के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए हम रिजर्वेशंस वगैरह देते हैं, कोटा बनाते हैं, ठीक है। मेंटोरशिप प्रोग्राम्स, जहाँ पर हम उनको मेंटोरशिप और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए बनाएंगे, जहाँ पर वो आगे बढ़ के अपने लिए जो एक करेक्ट पोजीशन है वो होल्ड कर सकती हैं। इंक्लूसिव लीडरशिप ट्रेनिंग, उन्हें ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है जहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंज इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए वुमेन को, और जो ट्रेडिशनल ऐसे जेंडर रोल्स जो फिक्स्ड हैं, जो सोसाइटी में जो ऐसी रिजिड एक्सपेक्टेशंस हैं ऑफ विमेन, उनको तोड़ा जा सके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक अंडर दिस टॉपिक ऑफ साइकोलॉजी ऑफ जेंडर इज सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी इन जेंडर रोल्स। जैसे मैंने क्या कहा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल बताया था कि जब लड़कियों को एक तो ये होता है कि बहुत मुश्किल से जॉब करने मिला,
फिर उसके बाद ये भी होता है प्लस कि अगर आप जॉब कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर पे आकर काम नहीं करोगे। तो हमने औरतों को जॉब तो करने में कहा कि ठीक है आप कर लो, बट उसके बाद हमने ये भी कहा कि आपको घर आके अपनी वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी करनी पड़ेंगी। बल्कि मेल्स सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ जॉब करेंगे। वही काम करके मेल्स आ रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, वो आराम करने लगते हैं। बट अगर वही काम करके कोई लड़की घर आ रही है या औरत है तो उसको घर आके भी फिर क्या करना पड़ेगा, पूरे दिन का जो काम उसका छूटा हुआ रहेगा। अगर क्या होता है, हम देखते हैं जनरली हमारी मदर्स अगर काम पे जाती हैं, या जनरली हम क्या देखते हैं, सुबह उठती हैं, अपने लिए टिफ़िन बनाएंगी, बच्चों के लिए टिफ़िन बनाएंगी, हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाएंगी, घर वालों का खाना बनाएंगी, सब करके फिर वो जाएंगी जॉब पे। फिर जब वो जॉब से वापस आएंगी तो क्या करेंगी, फिर से चाय नाश्ता सारा बच्चों का काम, खाना पीना बनाना घर में। तो ये हमने कहा कि हमने डबल काम डाल दिया, डबल बर्डन डाल दिया फीमेल्स के ऊपर। और इसकी वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि जब कुछ बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स होते हैं ना, तो ऐसे होते हैं, इतना ज़्यादा वो चीज़ें बार बार बोल के आपके दिमाग में डाल दी जाती हैं कि आप वैसे ही फिर रहना अपने आप एक्सेप्ट कर लेते हो, वैसी ही लाइफ। आप अपने अंदर वही सारी क्वालिटीज़ आप सोचते हो कि ठीक है ऐसा ही होता होगा, ऐसा ही होता है, इसलिए जैसा देश वैसा भेष हम कहते हैं, ठीक है। तो जैसी एक्सपेक्टेशंस हैं या जैसा है वैसा ही हम कर लेंगे, कोई बात नहीं। हम क्योंकि बिकॉज दे डू नॉट वॉन्ट टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज, वो वैसे ही बिहेव करने लगते हैं, वो वही क्वालिटीज़ अपने अंदर ले आते हैं। तो इसको हम कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। मतलब जैसा हमें हमारे ऊपर लेबल लगाया जा रहा है कि आप ऐसे हो, आप वैसे ही एक्ट करना शुरू कर दो। जैसे कहा जाता है कि अगर कोई पेड़ है और उसे आप 10 दिन लगातार जाके बहुत ज़्यादा बुरी बुरी गालियाँ दोगे, बहुत उसे भला बुरा बोलोगे, तो कुछ 10 दिन बाद क्या होगा, वो मुरझा जाएगा। वही बात है कि अगर आप किसी इंसान को बार बार टोकते रहोगे कि तुम तो खराब हो, तुम तो खराब हो। जैसे बच्चों को हम कहते हैं कि हम पेरेंट्स का हमेशा क्या एक टेंडेंसी होती है कि दूसरों के बच्चों से अपने बच्चे को कंपेयर करना और ये कहना कि तुम बेकार हो। जबकि उन्हें ये बात नहीं रियलाइज़ होती है कि उनके बच्चे जो हैं वो बहुत सारे और बाहर जो बच्चे हैं जिनसे वो कंपैरिजन कर रहे हैं अपने बच्चों का, उनसे लाख गुना बेटर हैं, ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन जब आप बार बार उस बच्चे को क्रिटिसाइज़ करते रहोगे, उसको भला बुरा बोलते रहोगे, तो वो क्या सोचेगा कि अगर मुझे अच्छा होने के बावजूद भी यही सब सुनना है तो क्यों ना मैं वही काम करना शुरू कर दूँ, मैं भी झूठ बोलना शुरू कर दूँ, मैं भी झूठ बोल बोल के पार्टी करने जाऊँ, पढ़ाई नहीं करूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसे हम कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। तो इसमें बेसिकली सबसे पहले क्या होता है, जेंडर एक्सपेक्टेशंस आती हैं, जहाँ पर सोसाइटी जो है वो विमेन से एक्सपेक्ट करती है कि उन्हें घर का ख्याल रखना चाहिए, जेंटल होना चाहिए, शांत होना चाहिए, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। और चाहे उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्किल्स हों, चाहे वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हों, बट उनका काम तो ये है एट द एंड ऑफ द डे कि वो घर का ख्याल रखें, केयर गिविंग का काम करें, पूरे परिवार का ख्याल रखें, उनको पालें पोसें। और वर्क प्लेस में भी हम ये देखते हैं कि भले ही उनके अंदर स्किल्स क्यों ना हो, उनको ज़्यादा सक्सेस नहीं होने देते हैं लोग, उनको सीनियर रोल्स नहीं दिए जाते, क्योंकि लोग जो है वो एक फीमेल बॉस के अंडर काम नहीं करना चाहते हैं। उनको लगता है कि ये तो फिर हमारे मेल ईगो हर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के स्टीरियोटाइप यहाँ से उनको बढ़ावा मिलता है कि औरतें जो है विमेन आर लेस केपेबल लीडर्स, वो अच्छी लीडर्स नहीं बन सकती। इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, इससे क्या होता है कि गर्ल्स, इसकी वजह से गर्ल्स अंडर परफॉर्म कर सकती हैं साइंस में, मैथमेटिक्स में, ड्यू टू सोसाइटल परसेप्शन दैट दे आर लेस केपेबल इन दिस फील्ड। तो जब उनको बचपन से ही बोल दिया गया है तो वो भी वैसे ही बिहेव करने लगती हैं कि हाँ भाई मैं नहीं पढ़ लिख सकती, या मुझे पढ़ने लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, एंड दे इंटरनलाइज दैट स्टीरियोटाइप। वर्क प्लेसेस में वो लोअर पेइंग जॉब्स भी ले लेती हैं कि चलो कोई बात नहीं, लेस अथॉरिटेटिव रोल्स, नॉट बिकॉज दे लैक कैपेबिलिटी, इसलिए नहीं क्योंकि उनके अंदर वो क्षमता या वो टैलेंट नहीं है या वो स्किल्स नहीं है, बट इस वजह से कि उन्होंने इस बिलीव को मान लिया है कि ये काम तो आदमियों का है। तो जैसे घरों में भी औरतें जो हैं वो औरतें ही अपने पैरों पे सबसे ज़्यादा कुल्हाड़ी मारती हैं। जब पुराने ज़माने के वक्त में जो गाँव की लेडीज़ हुआ करती थीं, ठीक है, दादी परदादियों के समय की, उनका ज़्यादा ये प्रॉब्लम था कि मतलब वही ज़्यादा ये सपोर्ट करती थी कि बेटे को ऐसा काम करना चाहिए और बहू को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। बहू का काम क्या है कि वो बेटे की बात सुने, उसकी सेवा करे, घर में सबको टाइम टाइम से खाना देना, ये करना वो करना, फ्री की मतलब बिल्कुल मेड एक, ठीक है। तो वो लोग ज़्यादा इस चीज़ को बताती थी। तो वहाँ पर औरतें भी, मतलब औरतों ने भी अपने आप में ये चीज़ मान ली है कि उनका काम ही यही है, ठीक है, कि उनको घर ही संभालना है, उनका काम ही यही है। तो वही है कि जहाँ पर उन्होंने ये इस चीज़ को अपना बिलीफ बना लिया है, अपनी सोच बना लिया है कि ये सारे जो काम है घर के लिए, निर्णय लेना, डिसीजंस लेना, ये सारे काम जो है वो मेल्स करेंगे और हमें क्या करनी है, उनकी सेवा करनी है, उनके अंडर रहना है। ओवरकमिंग द प्रोफेसी, इस चीज़ से, सोच से, इस कॉन्सेप्ट से कि
मतलब जहाँ पर लोग अपने आप को उसी तरीके से एक्ट करना शुरू कर दे रहे हैं, इस चीज़ से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी, लोगों के अंदर एक ज़बान डालनी पड़ेगी जहाँ पर वो अपने मन की बात रख सके सामने वाले से और अपनी एक सोच इस्टेब्लिश कर सकें, उनकी अपना एक माइंडसेट हो, उनकी अपनी एक सोच हो, चॉइस हो, ठीक है, जहाँ पर वो क्रिटिकल थिंकिंग कर सकें और इस तरीके से वो इन स्टीरियोटाइप्स को तोड़ करके अपने जो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी को है वो ख़त्म कर सकें। एंड पॉजिटिव रोल मॉडल्स होने चाहिए जहाँ पर लोग ऐसे लोगों को देखकर एनकरेज हों, मोटिवेट हों, इंस्पायर हों और आगे बढ़ के अपने लिए, अपने हक के लिए लड़ाई करें। मेंटोरशिप प्रोग्राम्स होने चाहिए जहाँ पर इंडिविजुअल्स आर इंस्पायर्ड टू परस्यू गोल्स बियॉन्ड स्टीरियोटाइपिकल जेंडर नॉर्म्स। नेक्स्ट टॉपिक इज़ विमेन एंड इंडियन सोसाइटी। अभी आप लोग कहेंगे मैम ये सब कुछ लड़कियों के बारे में ही क्यों है, सारे एक्ट्स, सारे जो भी लॉज बनाए गए हैं वो सिर्फ लड़कियों के बारे में ही क्यों बनाए गए हैं, लड़कों के लिए कुछ है ही नहीं। तो भैया ये जो तुम लोग के पूर्वज जो फसल बो के गए हैं वही तो आप काटेंगे, तो उन्होंने ऐसे काम किए हैं और अब भी लोग नहीं सुधर रहे हैं। तो अगर आप लोग की भी सोच ऐसी है तो प्लीज़ इट वुड बी अ ग्रेट हेल्प अगर आप मेरी क्लास में या मेरी बातों को सुन के अपने अंदर थोड़ा सा भी ये चेंज लाते हैं। और अगर आपके अंदर ऐसा कोई भी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर आप समझते हैं कि लड़कियाँ आपसे कम हैं, तो इस सोच को अपने अंदर से हटाइए और इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना स्टार्ट करिए, ठीक है। विमेन इन इंडियन सोसाइटी फेस यूनिक चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज शेप्ड बाय कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। अब इंडिया में क्या हालत है विमेन की वो हम देखते हैं। ट्रेडिशनली क्या समझा जाता था, इंडियन सोसाइटी एक पेट्रियार्कल सोसाइटी थी जहाँ पर मेल्स की डोमिनेशन थी विद विमेन्स रोल कन्फाइंड लार्जली टू होम एंड फैमिली, जहाँ पर उनको परिवार का ख्याल रखना है, घर का काम करना है, यही उनका एक रोल था। हाउएवर मॉडर्न टाइम्स में हम देख रहे हैं जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, लोगों की सोच सुधर रही है, लोग सुधर रहे हैं, विमेन का पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ हो रहा है अलग अलग फील्ड्स में, चाहे वो एजुकेशन हो, पॉलिटिक्स हो या वर्कफोर्स हो। कास्ट और क्लास का क्या सिस्टम चलता है कि जो विमेन लोअर कास्ट से बिलोंग करती हैं या मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज से बिलोंग करती हैं उनको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है इन कंपैरिजन टू जो भी अपर कास्ट से बिलोंग करती हैं। रूरल एरियाज़ में और भी ज़्यादा चैलेंजेस हैं। इलिटरेसी रेट्स, आज भी इंडिया में इतने बीहड़ गांव हैं जहाँ पर आज भी लड़कियों को पढ़ाई नहीं करने मिलती है, जहाँ पर आज भी चाइल्ड मैरिज की प्रैक्टिस चल रही है। डाउरी की जो ये प्रॉब्लम है ये भी कहीं ख़त्म नहीं हो रही पूरी तरीके से। तो लॉज तो बना दिए हैं बट वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं सही तरीके से और इसीलिए सोसाइटी से वो चीज़ें जड़ से उखड़ भी नहीं पा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें अब भी हैं जहाँ पर विमेन को इलिटरेसी की इशू होती है, पढ़ाया लिखाया नहीं जाता, बहुत जल्दी शादी कर दी जाती है और उनको सही फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलती हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेल्थ एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। अर्बन विमेन की थोड़ी स्थिति बेटर होती है, शहर में लोग कहते हैं कि थोड़ा सोच बेटर होती है, थोड़ा लोग खुले दिमाग के होते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं और उनको अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी दी जाती हैं विमेन को इक्वल। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट क्या होता है, जहाँ पर उनके पास अपनी एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो, अपने पैसे हों, क्योंकि जनरली क्या कहा जाता है कि जो पैसे कमाने का काम है वो मेल्स करते हैं और फीमेल्स हमेशा उनसे उनकी जो भी अगर उन्हें ज़रूरतें हैं तो वो मेल्स पूरा करेंगे। तो विमेन हैव इंक्रीजिंगली एंटर्ड द वर्कफोर्स, जॉब काम करने की इस वर्कफोर्स में वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाया है, जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में उनका एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन हो रहा है। प्रोग्राम्स जैसे मुद्रा स्कीम एंड स्टैंड अप इंडिया स्कीम प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू विमेन एंटरप्रेन्योर्स। जो भी ऐसी एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्हें लोन की ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट के लिए या अपनी एक कंपनी बिल्ड करने के लिए या किसी भी तरीके की फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, तो ये स्कीम्स जो है वो लॉन्च की गई हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू हेल्प दोज टू एड दोज women entrepreneurs. However, women's participation in the formal workforce remains limited due to factors such as gender-based violence बहुत ज़्यादा है। लोगों को लड़कियां काम करने देना चाहते हैं फैमिली वाले, बट बहुत जगह ऐसा है कि मजबूरी में वो अपनी बेटियों को काम पे नहीं भेज सकते या कुछ पर्टिकुलर बाहर शहर में अगर जॉब करनी है तो नहीं भेज सकते बिकॉज सोसाइटी की कंडीशंस ऐसी उन्होंने बना रखी हैं जहाँ पर पीपल डोंट कंसिडर इट सेफ फॉर देयर डॉटर्स टू गो एंड लिव इन अ सिटी विच इज़ फार फ्रॉम देयर होम टाउन और वहाँ पर उनको एक्सेस ना हो कि वो जाकर अपनी डॉटर की प्रोटेक्शन कर सकें। द बर्डन ऑफ अनपेड डोमेस्टिक वर्क, जहाँ पर उनको घर का काम करना ही करना है, एंड डिस्क्रिमिनेशन इन हायरिंग एंड प्रमोशंस, जहाँ पर उनको प्रमोशंस नहीं दिए जाते हैं, हायर पोजीशंस नहीं दी जाती हैं। नाउ टू इस्टेब्लिश इक्वलिटी फॉर वुमेन, हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 14 एंड आर्टिकल नंबर 15 है जो कि विमेन को इक्वलिटी के लिए बात करता है, इक्वलिटी उनको गारंटी करता है, ठीक है, और उनको डिस्क्रिमिनेशन से बचाता है। विमेंस रिजर्वेशन बिल था जहाँ पर हमने कहा कि 33% रिजर्वेशन होनी चाहिए पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबलीज में विमेन के लिए, वो भी इलेक्शंस लड़ेंगी
पहले तो वोट ही नहीं करने दिया जाता था वेमेन को, अब उनको इलेक्शन भी लड़के रिप्रेजेंट करने का भी मौका दिया जाता है। वेरियस लॉज जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, ऐसे बहुत सारे एक्ट बनाए गए जिनको इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी कमज़ोर हैं, बट फिर भी ठीक है बनाए गए हैं, तो काम चल रहा है। सोशल issues affecting women, violence against women, issues such as domestic violence, sexual harassment and human trafficking remains prevalent. एजुकेशन एंड हेल्थ में उनकी एजुकेशन के फील्ड में थोड़ा सा सुधार आया है, पर फिर भी अभी बहुत सारे जेंडर गैप्स पाए जाते हैं लिटरेसी के अंदर, स्पेशली रूरल एरियाज़ में। ठीक है, हेल्थ केयर सर्विसेज में भी उनको बहुत सारे ऐसे बैरियर्स मिलते हैं। जेंडर इक्वलिटी इन इंडियन सोसाइटी, जेंडर इक्वलिटी इस्टेब्लिश करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सेव द गर्ल चाइल्ड, एजुकेट द गर्ल चाइल्ड, मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई स्कीम, एंड निर्भया मूवमेंट फोकस ऑन इशूज़ ऑफ फीमेल सेफ्टी एम्पावरमेंट एंड एजुकेशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एंड वेरियस एनजीओज वर्क टुवर्ड जेंडर इक्वलिटी एंड वुमेन्स वेलफेयर। तो इनकी जो भी कंडीशन है उसको सुधारने के लिए बहुत सारे ऐसे लॉज, बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं हमारी इंडियन सरकार के द्वारा। नाउ दिस वॉज ऑल अ ब्रीफ लेक्चर ऑन साइकोलॉजी ऑफ जेंडर, जिसमें हमने मोटे मोटे जो भी टॉपिक्स इसके अंदर आते हैं वो हमने पढ़े। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। ये नोट्स अगर आपको चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो किसी भी पीडीएफ के लिए आपको ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। किसी भी तरीके का पीडीएफ, चाहे इस क्लास का हो, प्लस इसके अलावा जो भी इसके रिवीजन नोट्स होने वाले हैं, इसके और भी डिटेल्ड नोट्स होने वाले हैं, वो सारे आपको इसी टेलीग्राम चैनल में मिलेंगे। इसको ज्वाइन, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसके साथ साथ आप ये यूज़र नेम टाइप करके टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हैं, आपको ग्रुप मिल जाएगा। तो ये ग्रुप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर क्लास अच्छी लगी है, सब कुछ अच्छे से समझ में आया है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आप लोग देखते ज़रूर हैं वीडियो और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना तो कमेंट करते हैं ना लाइक करते हैं। तो अपना जो भी फीडबैक है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, सारी बातें, सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आए हैं या नहीं, या कोई डाउट्स भी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या इस ग्रुप में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।